Mass deficit. According to nuclear particle experiments, the total mass of a nucleus is less than the sum of the masses of its constituent nucleons. बेटा न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट में से पता चलता है कि न्यूक्लियस का जो मास होता है वो उसको बनाने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं उनके टोटल मास से थोड़ा कम होता है। मिसाल के तौर पर जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो न्यूक्लियस बनाते हैं इनको हम सेपरेट स्टेट में मेजर करते हैं तो इनका टोटल मास थोड़ा ज़्यादा होता है, और जब ये न्यूक्लियस बना लेते हैं तो उस न्यूक्लियस का मास जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, और इस डिफरेंस ऑफ मास को हम मास डेफिसिट बोलते हैं। एंड इट इज़ गिवन बाय, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको समझने के लिए ये जो डेल्टा एम है ये मास डेफिसिट को रिप्रेजेंट करता है, एम पी ये मास ऑफ प्रोटॉन है, और जेड क्या होता है बेटा, प्रोटॉन नंबर। तो प्रोटॉन के मास को हम टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स। ए माइनस जेड जो होता है वो न्यूट्रॉन नंबर होता है, और ये मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो ये दोनों मिलकर जब सम होंगे तो ये क्या हो जाएगा, टोटल मासेस ऑफ या टोटल मास ऑफ न्यूक्लियंस। और बेटा ये टोटल मास ऑफ न्यूक्लियन में से न्यूक्लियस का मास जब कट करोगे तो थोड़ा सा मास जो है वो बच जाता है, और इसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, मास डेफिसिट। ठीक है, तो इससे पता चला कि न्यूक्लियस जब बनता है यानी फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम अ सिस्टम ऑफ आइसोलेटेड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज देयरफॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी न्यूक्लियस का बनना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर न्यूक्लियस जब बनता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि न्यूक्लियस का मास थोड़ा सा कम होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास थोड़ा ज़्यादा होता है, तो जब न्यूक्लियस बन जाता है तो वो जो मास न्यूक्लियस का थोड़ा सा कम होता है वो अकॉर्डिंग टू E बराबर mc² एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और उस एनर्जी में से गामा रे फोटॉन बनकर निकल जाते हैं एट द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियस। दैट इज़ वाई हम इसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन, या न्यूक्लियस की जो फॉर्मेशन होती है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, मीनिंग दैट द रिलीज ऑफ एनर्जी का रिलीज होगा। द एनर्जी इज इमिटेड और रेडिएटेड इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में एनर्जी रेडिएट होगी, और ये जो एनर्जी है ये हमें कैसे मिलेगी, मास डेफिसिट मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, यानी जितना भी यहाँ से मास डेफिसिट होगा उसको अगर आपने एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो अकॉर्डिंग टू एनर्जी मास रिलेशनशिप आप मास डेफिसिट के साथ c² मल्टीप्लाई करोगे, वो जितना भी वैल्यू आएगा बेटा वो एनर्जी गामा रे फोटॉन की सूरत में निकल जाएगी। इसी वजह से बोलते हैं कि जब न्यूक्लियस बनता है तो स्टेबिलिटी आती है। क्यों स्टेबिलिटी आती है, क्योंकि एनर्जी डिक्रीज़ करके स्टेबिलिटी आती है। देखो केमिकल रिएक्शन में भी ऐसा होता है और न्यूक्लियर रिएक्शन में भी ऐसा ही होता है। समझ में आ गया? अच्छा, अब यहाँ पर हम बाइंडिंग एनर्जी को भी देखेंगे। डेफिनेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, द बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्मिंग ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, जब न्यूक्लियस बना तो उस न्यूक्लियस के बनते वक्त जो एनर्जी रिलीज हो गई उसको हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। और आपको पता है ये एनर्जी जो है ये मास डेफिसिट की वजह से रिलीज़ होती है, मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इसी वजह से हम इसको लिखेंगे कैसे कि EB यानी बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू मास डेफिसिट इनटू c²। ठीक है ना, तो ये जो एनर्जी है इट इज़ एसोसिएटेड और इट इज़ रिलेटेड विथ दैट मास डेफिसिट जो कि कम हो जाता है। न्यूक्लियंस का मास ज़्यादा होता है सेपरेट स्टेट में, और न्यूक्लियस को बनाकर मास कम हो जाता है, तो उस मास डेफिसिट में से जो एनर्जी बनती है उसको हम बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे। ठीक हो गया? अब ऐसा समझ लो कि न्यूक्लियस जब बना था तो उसकी फॉर्मेशन के वक्त एनर्जी रिलीज हुई थी,
अब अगर हमारे पास बना बनाया न्यूक्लियस है तो अगर हमने उसको दोबारा तोड़ना है, न्यूक्लियंस को सेपरेट करना है, तो वंस अगेन हमें उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी जितनी एनर्जी वो न्यूक्लियस की जब फॉर्मेशन हुई थी उस वक्त रिलीज़ हुई थी, उतनी ही एनर्जी आपको बेटा देनी पड़ेगी। तो अगर हम उतनी एनर्जी देंगे तो ये न्यूक्लियस जो है वो अपने न्यूक्लियंस में टूट जाएगा। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियंस। बेटा ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम बाइंडिंग एनर्जी देंगे यानी एनर्जी इसको प्रोवाइड करेंगे, इस एनर्जी में से फिर दोबारा से मास बनेगा और वो जो मास डेफिसिट हुआ था वो पूरा हो जाएगा और पूरा होकर ये जो न्यूक्लियंस हैं ये सेपरेट स्टेट में दोबारा ब्रेक हो जाएंगे। समझ में आ गया? अच्छा, आगे चलते हैं। अब आपको पता है कि एनर्जी और मास की जो रिलेशनशिप है उसके मुताबिक E बराबर mc² होता है और बाइंडिंग एनर्जी जो है उसको हम, ये जो मास है इसको हम मास डेफिसिट के तौर पर लिख लेंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू मास डेफिसिट इंटू c²। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटा, अगर हमने बार बार देखा है कि अगर हम मास के बदले 1 kg रखें तो c जो है वो 3 × 10⁸ होता है, उसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 × 10⁻16। तो 1 kg को अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो 9 × 10⁻16 जूल एनर्जी मिलेगी। तो अगर आपके पास मास डेफिसिट किलोज में है तो आप इस तरीके से इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर आपको बोले 0.8 kg है तो आप इस तरफ भी 0.8 kg मल्टीप्लाई करोगे और इधर भी, तो 0.8 kg की कितनी एनर्जी बनेगी? 0.8 × 9 × 10⁻16 जूल। पर बेटा न्यूक्लियर फिजिक्स में तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वगैरह जो हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसलिए मास डेफिसिट किलोज में नहीं होता, मास डेफिसिट बहुत कम अमाउंट में होता है जिसको हम आमतौर पर एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास में लिखते हैं। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम एक AMU की एनर्जी बनाएं। तो बेटा एक AMU की जो एनर्जी होती है वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, ये कैसे कि एक AMU का पता है आपको, यानी अप्रॉक्सीमेटली एक न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन का मास जो 1.6 × 10⁻27 होता है। तो इधर 1.67 × 10⁻27 kg को जब हम इस तरीके से c² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कुछ जोल निकल आएंगे। उस जोल को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करके और जब हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे तो एक AMU जो है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। ठीक हो गया। अब अगर हमें AMU में मास डेफिसिट मिला है तो हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर आपने मास डेफिसिट निकाला और मास डेफिसिट है 0.07 AMU, तो आप इस तरफ भी 0.07 मल्टीप्लाई करोगे और इस तरफ भी, यानी 0.07 × 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगी जवाब वही आपका क्या होगी, मास डेफिसिट का जो करेस्पॉन्डिंग एनर्जी होगी। बस ये याद रख लो कि अगर न्यूक्लियस बनेगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, और अगर न्यूक्लियस जो है वो मतलब टूटता है तो उस वक्त जो है वो एनर्जी देनी पड़ेगी। तो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज एक्सोथर्मिक एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा बेटा, अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल भी करते हैं जैसे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर क्या लिखता है, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 2 हाइड्रोजन आइसोटोप्स फ्यूज। ठीक है, 2 हाइड्रोजन के जो आइसोटोप हैं, एक ये 2 वाला और एक ये 3 वाला, ये दोनों आपस में फ्यूज़ होंगे और दोनों मिलकर हीलियम का जो है स्टेबल 2,4 वाला न्यूक्लियस जो है बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें बेटा क्या है कि ये दोनों जो मतलब न्यूक्लियस हैं ये हीलियम न्यूक्लियस बनाते हैं और साथ में एक न्यूट्रॉन भी बनता है। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट वाली साइडें हैं, ये प्रोडक्ट वाली साइड है। अब इसमें ये देखो कि इसका जो मास है वो 2 AMU है। ठीक है, और इसका बेटा 3 है, तो 2 और 3 मिलकर कितने हो गए, 5 AMU। रिएक्टेंट की साइड में क्या है, 5 AMU। और अगर बेटा हम प्रोडक्ट की साइड में जाएं तो प्रोडक्ट की साइड में क्या है, ये हीलियम 4 वाला है और न्यूट्रॉन कितना होता है 1.0087। ठीक है,
तो टोटल प्रोडक्ट की साइड में कितना आ गया 5.0087 AMU। अब देखो प्रोडक्ट का मास ज़्यादा है, रिएक्टेंट का मास कम है, तो इसलिए जो मास का फ़र्क होगा वो किसके बराबर होगा 5.0087 माइनस 5, तो निकला कितना बेटा 0.0087 AMU। तो आमतौर पर जो प्रॉब्लम्स हमें आते हैं उसमें हमें AMU में जो मास है वो दिया गया होता है, तो आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का मास सम करके फिर उसका डिफरेंस निकालोगे, और अगर डिफरेंस जो है वो AMU में निकला है तो आप सिंपली क्या करोगे, इसके साथ 931 मल्टीप्लाई कर दोगे और आपकी एनर्जी जो है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इसको केजी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप इसको किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कैसे करोगे 0.0087 AMU और इसके साथ बेटा क्या मल्टीप्लाई हो करेंगे 1.6605 इंटू 10⁻⁻27, तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, और किलोग्राम में कन्वर्ट होकर सपोज करो इसकी इतनी वैल्यू आ गई। अब जितने भी किलोग्राम्स हो जाएंगे, ये मास डेफिसिट अब किलोग्राम्स में है, यहाँ पर मास डेफिसिट आपका AMU में था, यहाँ से अगर आपने एनर्जी में कन्वर्ट करना था तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ मल्टीप्लाई करके एनर्जी जो है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल आती। और बेटा अगर यहाँ से आकर आपने जो है वो इसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो अब यहाँ पर क्योंकि मास डेफिसिट किलो में है तो यहाँ पर आप 9 इंटू 10⁻16 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो एनर्जी है वो जूल्स में मिल जाएगी। तो इसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स आपके बुक में भी हैं जिसके ज़रिए हम ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं।